अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। मेरा नाम माहिर नूर है। पिछले लेक्चर में मैंने गैसियस एक्सचेंज 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, अब मैं उसको आगे जहाँ तक मैंने समझा दिया था, अब हम उससे आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़ी थी ताकि हमें गैसियस एक्सचेंज को समझने में ईजीनेस हो जाए कि आखिर गैसियस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है। वो टर्म्स कौन कौन सी थी? हमने पढ़ी थी सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर हमने पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन, देन हमने पढ़ी थी गैसियस एक्सचेंज और उसके बाद ब्रीदिंग। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्लांट में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, इसीलिए प्लांट को के हर ऑर्गन को, लीव, स्टेम, रूट को अपनी ओन पर जो है ना वो खुद से अपना गैसियस एक्सचेंज खुद करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है जिसके ज़रिए एनिमल अपना गैसियस एक्सचेंज करता है। आपकी बुक में एनिमल्स की कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग को सेलेक्ट किया गया है और ह्यूमन बीइंग का टोटली गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस समझाया गया है कि आखिर किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करने लगे हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स में ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम नाम देते हैं। अब क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। पहला इसका पार्ट होता है एयर पैसेज एंड नंबर 2 इज़ इट्स लंग। ठीक है, अब इसमें एयर पैसेज और लंग, ये 2 पार्ट मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, अब हम पहले एयर पैसेज को स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे आपके लंग्स में क्या क्या मौजूद है। ठीक है, अब क्या है एयर पैसेज, बहुत सारे मतलब स्टेशंस पे कह लें कंसिस्ट है एयर पैसेज, जिसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है नोज़ ने हमारी नेज़ल कैविटी को इनक्लोज किया हुआ है और ये बाहर की तरफ ओपन होता है थ्रू ओपनिंग कॉल्ड दी नोस्ट्रिल्स। मतलब आपको ये 2 नोस्ट्रिल्स नज़र आ रहे हैं, ये नोज़ की ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुलती हैं। इस नोज़ के अंदर हमारी नेज़ल कैविटी मौजूद है। अब नेज़ल कैविटी बेसिकली 2 पोर्शंस में डिवाइड हुई हुई है एक वॉल के ज़रिए। ठीक है, अब ईच पोर्शन में क्या होता है, हमारे पास हेयर्स और म्यूकस होते हैं। इन हेयर्स और म्यूकस का एक बहुत जो है ना अहम रोल है क्या कहते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहला क्या रोल है, एयर का देख लेते हैं। हेयर क्या करते हैं, हम सराउंडिंग से एयर का इनगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब सराउंडिंग में हमारी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हो, तो हेयर क्या काम करेंगे, उन डस्ट पार्टिकल्स को रोकने में हमारी हेल्प आउट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे म्यूकस के पास। म्यूकस भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को भी रोकता है, लेकिन इसके अलावा म्यूकस के 2 मेजर रोल हैं। ठीक है, पहला रोल क्या है, हमारी बॉडी का एक स्पेसिफाइड रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, उससे ना ऊपर हो सकता है ना उससे नीचे हो सकता है। ठीक है, अब एयर का हमारी सराउंडिंग का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से अब म्यूकस क्या करेगा, वो उस एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के हिसाब से करेगा। दूसरा काम हो गया, पहला काम डस्ट पार्टिकल्स को रोका, दूसरा काम एयर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट किया। दूसरा काम क्या हो गया, उस एयर को मॉइस्ट किया। ठीक है, मॉइस्टन करता है। तो मेजर रोल हमारा एयर का और म्यूकस का ये हो गया कि ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी एयर का टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से, दूसरा एयर को मॉइस्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स। हमने सांस लेना शुरू किया नोज़ से, नेज़ल कैविटी, और देन फेरिंग्स। अब क्या होता है, नेज़ल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है थ्रू स्पेसिफाइड ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। मतलब 2 नोस्ट्रिल्स बाहर की तरफ हो गए तो 2 नोस्ट्रिल अंदर की तरफ हो गए, जो कि नेज़ल कैविटी को फेरिंग्स में कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फेरिंग्स आखिर है क्या। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है जो कि कॉमन है ओएसोफेगस और लैरिंक्स के लिए। ठीक है, मतलब ये फेरिंग्स ओपन होती है, आगे जाके दो जगह ओपन होती है। एक को हम कह देते हैं लैरिंक्स और दूसरे को कह देते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स ओपन होती है लैरिंक्स में और दूसरा ओपनिंग होती है उसकी ओएसोफेगस।
ओइसोफेगस में हमारा खाना जाता है, मतलब जो हम खाते हैं ना, जब हम निगलते हैं तो वो फेरेंक्स से हमारी ओइसोफेगस में चला जाएगा। लेकिन हवा का क्या रास्ता है, हवा ने हमेशा फेरेंक्स से हमारे लेरेंक्स में एंटर होना होता है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हवा जब लेरिंग्स में जाएगी तो वो, अब जिस तरह ओपनिंग्स हैं, पहले नोज़ की ओपनिंग नोस्ट्रिल्स, नेज़ल और फेरेंक्स की ओपनिंग इंटरनल नोस्ट्रिल, इसी तरह फेरेंक्स को जब लेरिंग्स में खुलना होता है उसको भी एक ओपनिंग रिक्वायर्ड है, जिसको हम नाम दे देते हैं ग्लॉटिस का। ठीक है, अब इस ग्लॉटिस के ऊपर जो है ना एक मस्कुलर फ्लैप ढक्कन सा मौजूद होता है। इस ढक्कन का भी एक स्पेसिफाइड काम है। जब हम खाना खाते हैं और उस खाने को हमने स्वॉलो करना होता है, निगलना होता है, तो आपने एक बात नोटिस, क्योंकि आपका सांस चंद सेकंड के लिए रुक जाता है। ठीक है, वो इसीलिए रुकता है कि ऐसा ना हो कि आप, क्योंकि अब हमें पता है ओइसोफेगस और लेरिंग्स जो है एक ही जगह जाके खुलते हैं फेरेंक्स में। ठीक है, तो फेरेंक्स से खाना ओइसोफेगस में जाना होता है। अब खतरा ये हो सकता है कि ये लेरिंग्स में चला जाए, तो उसको लेरिंग्स में जाने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप सा रख दिया है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जब भी हम खाना स्वॉलो करते हैं तो क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस ऑटोमेटिकली हमारे ग्लॉटिस के ऊपर आ जाता है और चंद सेकंड के लिए हमारा सांस रुक जाता है और खाना हमारा फेरेंक्स से ओइसोफेगस में चला जाता है। ये काम हो गया हमारा एपिग्लॉटिस का। अब आ जाते हैं हम लेरिंग्स पे। हवा ने फेरेंक्स से लेरिंग्स में मूव करना है। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स एक कार्टिलेजियस बॉक्स है जो कि मौजूद है हमारे फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान। ठीक है, इसको लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स का नेम भी देते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको वॉइस बॉक्स का नेम क्यों देते हैं। अब लेरिंग्स के ऊपर एक और चीज़ मौजूद होती है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये फिब्रस बैंड्स होते हैं जो कि स्ट्रेच्ड हुए होते हैं, ऐसे करके ना ऊपर लेरिंग्स के मौजूद होते हैं। तो जब भी हवा लेरिंग्स के बीच में से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं फिब्रस बैंड, वोकल कॉर्ड्स। तो क्या होती है, वाइब्रेशन की वजह से हमारे उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब इस साउंड को ह्यूमन बींग्स में ये एबिलिटी होती है कि वो इस प्रोड्यूस्ड साउंड को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह आपकी एक साइड इन्फॉर्मेशन है, आपकी बुक पे दी हुई है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस साउंड को हम स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हमारी मूवमेंट ऑफ हमारी लिप्स, जॉज, चिक्स और टंग, ये इन चारों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये साउंड हमारी स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हम बोल सकते हैं। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ये इस बात के एबल हैं कि वो इस प्रोड्यूस्ड साउंड को स्पीच में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अब आपने लेरिंग्स तक आपका सांस पहुंच गया, अब उसने आगे एंटर होना है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया लेरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में, जिसको हम जो है वो विंड पाइप का नेम भी देते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि ओइसोफेगस से आगे की तरफ को मौजूद होती है। मतलब ओइसोफेगस, खुराक की नाली हमारी पीछे होती है और सांस की नाली हमारी ट्रैकिया आगे होती है। ठीक है, अब इस ट्रैकिया के अंदर एक सी शेप्ड रिंग्स मौजूद होते हैं। ये देखें, सी शेप्ड रिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, इन सी शेप्ड रिंग्स का अल्लाह ताला ने बड़ा अहम काम रखा हुआ है कि कभी अगर ऐसा हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या होता है, स्वॉलो करने के दरमियान हमारा सांस थोड़ी देर को रुक जाता है तो ट्रैकिया में हवा मौजूद नहीं रहती, तो ऐसा ना हो कि ये जो ट्रैकिया की वॉल्स हैं ये आपस में कोलैप्स कर जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे ट्रैकिया के बीच में जो है वो सी शेप्ड रिंग्स रखे हुए हैं ताकि वो ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचा सके। ट्रैकिया से आगे हवा ने एंटर होना है हमारे लंग्स में, और वो किस रास्ते से एंटर होंगे? ब्रोंकी के ज़रिए। अब क्या होगा, ट्रैकिया आगे 2 रास्तों में डिवाइड हो गया जिसको हमने नेम दिया ब्रोंकी का। अब इन ब्रोंकी के बीच में भी सी शेप्ड रिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, वो उनका भी यही फंक्शन है कि वो ब्रोंकी को कोलैप्सिंग से बचा सके। ठीक हो गया, अब ब्रोंकी आगे लंग्स में एंटर हो गया ब्रोंकी। अब ब्रोंकी ने आगे रीडिवाइड होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाना है फाइन ट्यूब्स में, बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्स हैं उनमें डिवाइड हो जाना है। इन फाइन ट्यूब्स को हम नाम दे देंगे ब्रोंकियोल्स का। आपने सांस लेना शुरू किया, नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, देन लेरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, और अब आपका सांस पहुंच गया है ब्रोंकियोल्स में। अब मेजरली हवा गैसियस एक्सचेंज हमारा होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में ब्रोंकी ओपन होंगे एल्वियोलाई में थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट।
ठीक है। एल्वियोलर डक्ट के ज़रिए जो है ब्रोंकी ओपन हो जाएंगे एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई हमारा एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस होता है, ऐसा लगता है जैसे अंगूरों का गुच्छा है। ये एल्वियोलाई की मैंने डायाग्राम भी बनाई है। अब एल्वियोलाई क्लस्टर ऑफ पाउचेस है जिसमें जो है हमारा बेसिक जो है ना, यहाँ पर आके हमारा गैशियस एक्सचेंज होना है, हमारी ऑक्सीजन ने ब्लड के अंदर एंटर हो जाना है, जिसको हमने इतना लंबा सफ़र करवाया। अब फाइनली यहाँ पर आकर उसने क्या करना है, उसने ब्लड में शिफ्ट हो जाना है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसने एल्वियोलाई में शिफ्ट होकर वापस एक्सपेल्ड आउट हो जाना है उसी रास्ते से जिस रास्ते से हवा आई थी, ठीक है। अब क्या होता है, इन एल्वियोलाई में हमारे पास एपिथेलियल सेल से ये सराउंड हुई होती है। क्या, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज हमें पता है कि जब भी वेन्स स्टार्ट कहाँ से होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स और ज़्यादा छोटी छोटी फाइन जो है वो ब्लड वेसल्स में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम कैपिलरीज का नेम देते हैं। अब कैपिलरीज में ब्लड होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो हम सांस के ज़रिए अब तक लेकर आए हैं वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर कैपिलरीज में चली जाएगी और कैपिलरीज में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्वियोलाई में आ जाएगी और उसी रास्ते से जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई थी एल्वियोलाई वापस जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। अब हम अपना दूसरा जो है वो देखेंगे पोर्शन, जो कि हमारा लंग्स है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हमने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया एयर पैसेज का। अब हम कंप्लीट करेंगे अपना लंग्स का पोर्शन। अब क्या हुआ, हमने नोज़ से हमारी सांस एंटर होना स्टार्ट हुआ और अब एल्वियोलाई तक पहुंच गया, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि लंग्स का पोर्शन क्या है, कि लंग्स क्या है, फिर उसके बाद देख लेंगे कि गैशियस एक्सचेंज कैसे हुआ, ठीक है। अब लंग्स क्या होता है, अब लंग बिल्डिंग ब्लॉक जो लंग का है ना वो एल्वियोलाई है। काफ़ी सारे एल्वियोलाई मिलके एक साइड का लंग बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में हमारे पास 2 लंग्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इन लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब 12 जोड़े होते हैं रिब्स के, जो कि जिन्हें हम उर्दू में पसली भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे रिब्स इसकी लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि लंग्स एक वाइटल ऑर्गन है, इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। जब तक हमारे लंग्स, वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बगैर हम नहीं ज़िंदा रह सकते, जिसके बगैर हमारी लाइफ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जिस तरह अगर हमारी आंख देख ली जाए, अगर हमारी आंख ज़ाया हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे लंग्स को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हमारा सर्वाइवल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हमारे सर्वाइवल में मुश्किल आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने 12 जोड़े बनाए होते हैं पसलियों के, ठीक है। अब इन पसलियों के एक स्पेसिफाइड जो है ना मसल्स होते हैं, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स ये करते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी रिब्स की मूवमेंट हो रही होती है साथ साथ, तो हमें इंटरकोस्टल हेल्प आउट करते हैं रिब्स की मूवमेंट में। अब हमें ये पता है कि मसल्स, अब आगे आपका एक चैप्टर भी आएगा उसमें आप ये पढ़ेंगे, मसल्स का मेजर रोल होता है मूवमेंट में। तो इंटरकोस्टल मसल्स मेजर रोल रखते हैं रिब्स की मूवमेंट में, जब भी हम इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर ना एक लंग्स के नीचे एक डूम, इस जगह पर ऐसे डूम शेप लाइक ना मस्कुलर हमारे पास ऑर्गन मौजूद होता है, डायाफ्राम, जो कि हमें क्या कहते हैं ब्रीदिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास ये तो हमें पता चल गया 2 लंग्स होते हैं। अब आप डायाग्राम में देख रहे होंगे, एक राइट लंग मैंने बड़ा बनाया हुआ है और जो सेकेंड ये दूसरे वाला लेफ्ट वाला है ये मैंने थोड़ा स्मॉल बनाया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि थोड़ी सी मेरे से बनाने में मिस्टेक होगी, ऐसे नहीं है। राइट वाला लंग हमेशा बड़ा होता है और क्या कहते हैं, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये ऐसा, अब लंग्स जो राइट लंग होता है हमारा वो हमेशा बड़ा होता है और उसके 3 लोब्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और जो लेफ़्ट वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है और उसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया। अब हमारा जो लंग है वो इलास्टिक और स्पॉन्जी होता है, ठीक है। स्पॉन्जी होता है, बड़ा फ्लफ़ी सा टाइप सा होता है। अगर कभी आपने किसी बकरे या किसी जानवर के जो हैं वो देखे हो, तो लंग्स देखे हो, तो वो यही है कि उनके बड़े फ्लफ़ी से हैं, हाथ में बड़ी
बड़ी प्यारा लगता है उनको पकड़ते हुए। तो ऐसे ही है। अब इन लंग्स के अंदर हमारे पास जो है ना ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। वो ब्लड वेसल्स ब्रांचेज होती हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, ठीक है, कि वो होती हैं। अब क्या हो जाता है, हमारा ये जो लंग्स हैं, इन लंग्स को ना इनक्लोज किया होता है मेम्ब्रेन्स ने, ठीक है। वो मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन को हम स्पेसिफाइड नेम दे देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन का। और इन मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, अपने दरमियान एक फ्लूइड सा इनक्लोज किया होता है जिसको हम लुब्रिकेंट कह सकते हैं, जो कि हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं जब भी लंग एक्सपैंड होता है या रिलैक्स होता है, ठीक है। मतलब जब सांस के दरमियान लंग्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, हवा भर रही होती है, कम हो रही होती है, हवा भर रही होती है, कम हो रही होती है, तो उस दौरान लंग्स को ये लुब्रिकेंट जो कि इन प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान इनक्लोज फ्लूइड है, ये हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम कहाँ से चले थे, हम नोज़ से चले थे। अब हमने लंग्स तक का क्लियर कर लिया, सांस हमारी, हवा हमारी लंग्स तक पहुँच गई। अब ये देखना है कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज हुआ कैसे यहाँ तक पहुँच गया, हमारी एयर हमारी यहाँ तक पहुँच गई। मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज से वहाँ चली जाएगी। अब हमारे पास एक आर्टरी होती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये वाहिद आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे लंग्स के पास लाती है और उसके बाद रीडिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स फिर रीडिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में। क्या होता है, एल्विलाई से ऑक्सीजन जंप कर गई कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से जंप कर गई उसमें एल्विलाई में और वापस चली गई, ठीक है। अब ये कैपिलरीज मिलती जाएंगी और बना देंगी वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलने के बाद बना देंगे हमारे पास पल्मोनरी वेन। आपको पता है सब वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक वाहिद एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट के पास लेकर जाती है और हार्ट फिर उसको पंप करके पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इस लेक्चर में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग टोटली स्टडी कर लिया है। मेरी पूरी एफर्ट थी कि जितना मेरे पास नॉलेज था और मैं आपको समझा सकती थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि मैं आपको सारा कुछ समझा सकूं। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज सम अप हो गया। अब अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।